नमस्कार। आज तारीख है 20 मई 2026। शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। आज के लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल बेसिक वाला नॉलेज से डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, और सभी को मेरा भी नमस्कार। तो पहला आर्टिकल भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी ट्रांजिशन पर फोकस करता है और दूसरा आर्टिकल कंप्लीटली अलग फोकस रखता है। ये मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजशाला कमाल मौला परिसर के विवाद और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के इर्द गिर्द घूमने वाले कानूनी पेचों का विश्लेषण करता है। ये काफी सेंसिटिव इशू है आजकल, है ना? तो इस दूसरे विषय की गहराई में उतरने से पहले मैं शुरुआत में ही एक बहुत क्लियर स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। हाँ, ये डिस्क्लेमर बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इस डीप डाइव का उद्देश्य किसी भी वामपंथी यानी लेफ्ट विंग या दक्षिणपंथी यानी राइट विंग विचारधारा को प्रमोट करना नहीं है। एकदम नहीं। हम पूरी तरह से इम्पार्शियल होकर केवल द हिंदू के मूल लेख में दी गई जानकारियों, कानूनी तथ्यों और तर्कसंगत विचारों को ही यहाँ रख रहे हैं। आइए इस मुद्दे की तह तक चलते हैं। जब हम ईवी रेवोल्यूशन के बारे में सोचते हैं तो ध्यान तुरंत पटना, पुणे या दिल्ली की सड़कों पर दौड़ते उन नए इलेक्ट्रिक स्कूटरों पर चला जाता है। हाँ, वही सबसे ज्यादा दिखते हैं ना। भाई ना, ऐसा लगता है जैसे हर तीसरा टू व्हीलर आजकल बैटरी पर चल रहा है। लोग इनकी सब्सिडीज की बात करते हैं, फ्यूल बचत के हिसाब लगाते हैं। बिल्कुल, आम इंसान के लिए ईवी का मतलब वही एक स्कूटर या छोटी कार है। हाँ, एक आम इंसान के लिए यही ईवी क्रांति है। लेकिन क्या वाकई सड़क पर दिखने वाले ये स्कूटर ही हमारी असली पॉलिसी चुनौतियां हैं या हम बस सतह पर तैर रहे हैं? अगर हम पूरे डेटा को देखें ना, तो हम वाकई सिर्फ सतह पर ही तैर रहे हैं। अच्छा। हाँ, तथ्य एक बिल्कुल अलग ही कहानी बयान करते हैं। जरा देश में रजिस्टर्ड वाहनों के टोटल आंकड़े पर गौर कीजिए। ओके, कितने टोटल? भारत में लगभग 420 मिलियन यानी 42 करोड़ पंजीकृत वाहन हैं। अब इस आंकड़े की विशालता की कल्पना कीजिए। 42 करोड़, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। अब बहुत बड़ा। अगर हम एक रियलिस्टिक सिनेरियो लें और मान के चलें कि 2047 तक इन 42 करोड़ वाहनों का सिर्फ 50% यानी आधा हिस्सा भी इलेक्ट्रिक हो जाता है, मतलब करीब 21 करोड़ गाड़ियां। हाँ, तो हमें हर साल 500 TWh यानी टेरावाट आवर अतिरिक्त बिजली की जरूरत पड़ेगी। 500 टेरावाट आवर। ये सुनने में एक बड़ा नंबर लग रहा है, पर कॉन्टेक्स्ट के लिए ये कितना बड़ा है? देखिए, ये 500 TWh सुनने में बस एक नंबर लग सकता है, लेकिन ये भारत के मौजूदा कुल बिजली उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा है। 1/3? रुकिए, इसका मतलब है कि आजादी के बाद पिछले इतने दशकों में हमने जितना विशाल पावर सिस्टम बनाया है, एग्जैक्टली उसका 1/3 हिस्सा हमें अगले कुछ दशकों में फिर से नए सिरे से खड़ा करना होगा, सिर्फ अपनी गाड़ियां चलाने के लिए। हाँ, और ये सिर्फ 50% कन्वर्जन की बात हो रही है। बाप रे। लेकिन इन 42 करोड़ वाहनों में सबसे बड़ा वर्ग तो टू व्हीलर्स का ही है ना? हाँ, संख्या के हिसाब से टू व्हीलर्स सबसे ज्यादा हैं। तो ग्रिड पर सबसे बड़ा बोझ भी उन्हीं का होना चाहिए। लॉजिकली तो यही लगता है। देखिए, लॉजिक वही लगता है, पर जवाब उल्टा है। भारत में आने वाले समय में लगभग 309 मिलियन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स हो सकते हैं। ओके, 30 करोड़ से ज्यादा टू व्हीलर्स। हाँ, जो संख्या के हिसाब से सबसे बड़ा हिस्सा है, लेकिन इनका ग्रिड पर जो लोड है वो इनकी संख्या के ठीक विपरीत है। कैसे? ये 30 करोड़ से ज्यादा स्कूटर मिलकर भी साल भर में केवल 55 से 75 TWh बिजली की ही खपत करेंगे। अच्छा, मतलब 500 में से सिर्फ 75? जी, जो कि उस 500 TWh के मैसिव टारगेट के सामने बहुत ही छोटा फ्रैक्शन है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो चीज हमें रोजमर्रा में सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है, वो ग्रिड के लिए कोई एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस नहीं है। बिल्कुल नहीं है। असली भारी वजन तो माल ढुलाई यानी फ्रेट सेक्टर उठा रहा है, जिन्हें हम हेवी ट्रक्स कहते हैं। उनकी नंबर्स क्या कहते हैं? वहां आंकड़े सच में आंखें खोलने वाले हैं। एक भारी मालवाहक वाहन, जिसे हैवी गुड्स व्हीकल या HGV कहते हैं, वो अकेला उतना उत्सर्जन यानी कार्बन एमिशन करता है जितना 25 एवरेज पैसेंजर कार्स मिलकर करती हैं। एक ट्रक 25 कार्स के बराबर? ये तो अनबिलीवेबल है। हाँ, और भारत में लगभग 6.26 मिलियन यानी 6.25 लाख HGVs हैं। ओके। अगर हम इन HGVs और करीब 1 मिलियन मीडियम गुड्स व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक करने का सीरियस लक्ष्य रखते हैं, तो ध्यान दीजिए, केवल इन ट्रक्स के लिए ही साल भर में 450 से 565 TWh बिजली चाहिए होगी। बाप रे, मतलब पूरे स्कूटर सेगमेंट से कई गुना ज्यादा सिर्फ ये 70-80 लाख ट्रक्स कंज्यूम कर लेंगे। एग्जैक्टली। तो जब आम चर्चा सड़कों के विद्युतीकरण की होती है तो हम सिर्फ स्कूटरों पर अटक जाते हैं, पर दरअसल नीतिमताओं को देश की पूरी सप्लाई चेन को पावर करने के बारे में सोचना होगा। सही बात है। असली परीक्षा और ग्रिड की असली भूख इन माल धुलाई वाले वाहनों से ही आएगी। हाँ, बिना ट्रक्स को इलेक्ट्रिक किए इमिशन टारगेट्स मीट करना नामुमकिन है। पर चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि हमने इन लाखों कमर्शियल ट्रक्स के लिए 500 टेरावाट बिजली पैदा करने का तरीका निकाल भी लिया। ठीक है, मान लेते हैं। पर ये बिजली आएगी कहां से?
अगर हम अपने पावर प्लांट्स में और ज्यादा कोयला जलाकर इन ईवीज को चार्ज कर रहे हैं, तो क्या हम टेक्निकली सिर्फ खाड़ी देशों के तेल पर अपने निर्भरता को हटाकर ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया या अपने खुद के कोयले पर निर्भर नहीं हो रहे हैं? यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि इलेक्ट्रिफिकेशन का पूरा तर्क ही तब मिट्टी में मिल जाता है जब सोर्स ऑफ एनर्जी गंदा हो। वही ना, हमने पोल्यूशन कम कहाँ किया, सिर्फ टाइल पाइप से हटाकर पावर प्लांट की चिमनी पर शिफ्ट कर दिया। बिल्कुल। अगर ईवी ऐसे ग्रिड से चार्ज हो रही हैं जो कोयले पर डिपेंडेंट है, तो जीरो इमिशन का टैग लगाना बिल्कुल खोखला है। पर देखिए, पोल्यूशन के अलावा ग्रिड की स्थिरता की एक और बहुत बड़ी चुनौती है, ग्रिड की स्थिरता कैसे? जिसे हम आम भाषा में शाम 7 बजे की समस्या कह सकते हैं। शाम 7 बजे की समस्या, ये थोड़ा समझाइए, क्योंकि दिन भर तो ग्रिड चलता ही है, तो शाम 7 बजे अचानक क्या बदल जाता है? इसको ऐसे समझिए, सालाना बिजली खपत का जो नंबर होता है वो पूरी पिक्चर नहीं दिखाता। अच्छा। ग्रिड फील तब नहीं होता जब टोटल मांग ज्यादा हो, वो तब फेल होता है जब इंस्टेंटेनियस डिमांड, यानी किसी एक खास सेकंड या मिनट पर अचानक मांग शूट कर जाए। ओह, मतलब अचानक से लोड बढ़ जाना। हाँ, अब सोचिए शाम 7 बजे ज्यादातर लोग दफ्तर से आते हैं, एसी ऑन होते हैं, लाइटें जलती हैं। हाँ, ये तो रोज का पीक टाइम होता है। और आने वाले फ्यूचर में लाखों इलेक्ट्रिक गाड़ियां एक साथ उसी टाइम प्लग इन होंगी। अगर उस 1 घंटे में ग्रिड पर हंड्रेड्स ऑफ गीगावाट्स का लोड अचानक पड़ता है, तो ग्रिड उस झटके को झेल नहीं पाएगा। ओह, मैं इसको विजुअलाइज कर पा रहा हूँ। ये बिल्कुल किसी बड़ी अपार्टमेंट बिल्डिंग की वाटर सप्लाई जैसा है। कैसा? थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? मतलब अगर बिल्डिंग में पानी का प्रेशर ठीक ठाक है, पर सुबह 7 बजे सारे फ्लैट वाले एक ही एग्जैक्ट वक्त पर अपने बाथरूम का शावर ऑन कर दें, तो वाटर प्रेशर अचानक जीरो हो जाता है। पाइप में पानी तो है, पर एक साथ उतनी सप्लाई देना पॉसिबल नहीं है। बहुत सटीक एनालॉजी है। बिल्कुल वैसा ही ग्रिड के साथ होगा। बिना स्मार्ट मैनेजमेंट के पूरे देश में ब्लैकआउट्स हो सकते हैं। और तब तो बिजली के दाम भी अचानक बढ़ सकते हैं। हाँ, और इसका बुरा असर सिर्फ ईवी वालों पर ही नहीं, बल्कि जिसके पास ईवी नहीं है, उस आम उपभोक्ता पर भी पड़ेगा। पर इसका प्रैक्टिकल समाधान क्या है? क्योंकि जब हम क्लीन एनर्जी की बात करते हैं, तो सबसे पहले दिमाग में सोलर और विंड एनर्जी आती है। बिल्कुल, रिन्यूएबल्स ही फ्यूचर है। पर सूरज तो शाम 7 बजे ढल जाता है, और तभी सारी ईवी प्लग इन होती हैं। और हवा चलने का तो वैसे भी कोई भरोसा नहीं है, वो तो वेदर पे डिपेंड करता है। और यही विषय की सबसे बड़ी पेचीदगी है। सौर यानी सोलर और पवन यानी विंड ऊर्जा आज की डेट में सस्ती जरूर है, और इनका एक्सपेंशन भी तेजी से हो रहा है। हाँ, सोलर पैनल्स तो हर जगह दिख रहे हैं आजकल। लेकिन इनकी एक बेसिक लिमिटेशन है, जिसे टेक्निकल टर्म में कैपेसिटी फैक्टर कहते हैं। इंडिया में इनका कैपेसिटी फैक्टर केवल 25 से 30% के आसपास होता है। मतलब उनकी टोटल कैपेसिटी का सिर्फ 25% ही जनरेट हो पाता है। हाँ, यानी एक 100 वॉट का सोलर पैनल पूरे दिन में एवरेज सिर्फ 25-30 वॉट ही कंसिस्टेंटली दे पा रहा है। ओह, ये तो बहुत कम है। अब सोचिए, एक बड़े फ्रेट डिपो या हाईवे कॉरिडोर पर उन लाखों ट्रक्स को, उन्हें चार्ज करने के लिए 24 घंटे 7 दिन भरोसेमंद हाई वोल्टेज बिजली चाहिए। सही बात है, वो ट्रक सूरज चमकने का वेट तो नहीं कर सकता ना, उसको तो माल डिलीवर करना है। इसीलिए लेख में कहा गया है कि हमें सिर्फ रिन्यूएबल्स पर डिपेंडेंट ना रहकर एक मिक्स्ड पोर्टफोलियो की जरूरत है। तो और क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास? हमें माइक्रो मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर ध्यान देना होगा, जो हाईवे कॉरिडोर्स के आसपास लगाए जा सकें। इसके अलावा ग्रिड को बैलेंस करने के लिए पम्प्ड हाइड्रो जैसी तकनीक की जरूरत होगी। रुकिए, थोड़ा ब्रेक लगाते हैं। हाईवे के पास न्यूक्लियर रिएक्टर्स? हाँ, माइक्रो रिएक्टर्स। ये तो सुनने में ही किसी साईफाई मूवी का डिजास्टर सीन लगता है। क्या ये वाकई सेफ या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? लोगों में वैसे ही न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर एक डर होता है। मैं समझती हूँ। और हाईवे ढाबा के पास एक रिएक्टर लगा देना, इसको कोई पॉलिसी मेकर सीरियसली सजेस्ट कर रहा है? देखिए, जब न्यूक्लियर रिएक्टर शब्द सुनते हैं तो दिमाग में तुरंत चेर्नोबिल या बड़े कूलिंग टावर्स आते हैं। हाँ, एग्जैक्टली, वही बड़े से धुआं उगलते टावर्स। और माइक्रो मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स बिल्कुल अलग टेक्नोलॉजी है। ये फैक्ट्री में बने बनाए छोटे सील्ड यूनिट्स होते हैं, जो स्टैंडर्ड शिपिंग कंटेनर के साइज के हो सकते हैं। अच्छा, मतलब इतने छोटे होते हैं? हाँ, और इन्हें डिजाइन ही इस तरह किया जाता है कि इनमें सेफ्टी फीचर्स इनबिल्ट और ऑटोमेटेड होते हैं। ये बड़े ट्रेडिशनल प्लांट्स की तरह डेंजरस नहीं होते, और इनका फुटप्रिंट बहुत छोटा होता है। तो क्या इन पर रियल वर्ल्ड में काम चल रहा है? बिल्कुल, अमेरिका और चाइना जैसी जगहों पर इस पर काफी सीरियसली काम हो रहा है, ताकि इन्हें पावर हंग्री इंडस्ट्रियल हब्स या ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स के पास लगाया जा सके, जहां कंटिन्यूअसली हाई पावर की जरूरत होती है। और सबसे बड़ी बात, ये वेदर इंडिपेंडेंट होते हैं, राइट? इन्हें सूरज या हवा की जरूरत नहीं। एग्जैक्टली। अच्छा, यानी ये एक सील्ड बैटरी की तरह ज्यादा काम करते हैं, ना कि एक विशाल पावर प्लांट की तरह। हाँ, आप इन्हें एक बड़ी लॉन्ग लास्टिंग बैटरी समझ सकते हैं। और आपने एक और शब्द यूज किया, पम्प्ड हाइड्रो। ये क्या होता है? क्या किसी वाटरफॉल को बैटरी की तरह यूज कर रहे हैं? थोड़ा थोड़ा वैसा ही है।
पम्प्ड हाइड्रो दरअसल दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल बैटरी होती है। इसमें 2 वाटर रेजर्वॉयर्स होते हैं, एक ऊंचाई पर और एक नीचे। ओके, 2 पानी के टैंक, एक ऊपर एक नीचे। हाँ, जब दिन में सोलर या विंड से एक्स्ट्रा बिजली बन रही होती है, जो वैसे वेस्ट हो जाती, तो उस बिजली का इस्तेमाल करके नीचे वाले रेजर्वॉयर से पानी को पंप करके ऊंचाई वाले रेजर्वॉयर में भेज दिया जाता है। अच्छा, मतलब सस्ती सोलर बिजली से पानी को ऊपर चढ़ा दिया। बिल्कुल। और जब शाम 7 बजे अचानक सारी ईवीज चार्ज होने लगती हैं और मांग बढ़ती है, तो ऊपर वाले रेजर्वॉयर से पानी को नीचे गिराया जाता है। और उस गिरते हुए पानी से टरबाइन घूमते हैं। एग्जैक्टली। ये गिरता हुआ पानी टरबाइन्स को घुमाता है और इंस्टेंट बिजली पैदा होती है, यानी सरप्लस एनर्जी को ग्रेविटी के रूप में स्टोर कर लिया जाता है। यहाँ पर आकर ये विषय सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। हम पानी को लिटरली एक फिजिकल बैटरी की तरह यूज कर रहे हैं। हाँ, और ये काफी प्रूवन टेक्नोलॉजी है। लेकिन बैटरी से याद आया, हम ऊर्जा और कोयले का पोल्यूशन तो कम करने की प्लान बना रहे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी तैयारी के बिना क्या हम एक नया कचरा संकट यानी वेस्ट क्राइसिस तो पैदा नहीं कर रहे? किस तरह का वेस्ट क्राइसिस? मेरा पॉइंट ये है कि इन लाखों और आगे चलकर करोड़ों ईवीज की जो लिथियम आयन बैटरियां हैं, उनकी लाइफ तो 8-10 साल में खत्म होगी ही। तब इन इतनी सारी डेड बैटरीज का क्या होगा? ये ईवी ट्रांजिशन का सबसे इग्नोर किया जाने वाला हिस्सा है, जिस पर लेख भी चर्चा करता है। वही तो, जैसे पुराने मोबाइल की बैटरी हम फेंक देते थे, पर ये तो बड़ी बड़ी गाड़ियों की बैटरीज हैं। हाँ, इन ईवीज की बैटरियां जब अपने एंड ऑफ लाइफ पर आएंगी, तो वो सीधे ई वेस्ट बन जाएंगी। और भारत में अभी भी बड़े पैमाने पर इन एडवांस्ड बैटरियों को सेफ तरीके से रिसाइकिल करने का या उनमें से प्रेशियस मेटल्स को निकालने का रोबस्ट बुनियादी ढांचा नहीं है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? अगर बैटरी डिस्पोजल पॉलिसीज अभी फिक्स नहीं की गई, तो हम क्लाइमेट बचाने के चक्कर में जमीन और पानी में जहरीले केमिकल्स का एक नया बोझ डाल देंगे। तो इस पूरे कॉम्प्लिकेटेड मेज से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? नीतियों में ठोस बदलाव कहाँ चाहिए? द हिंदू का एडिटोरियल कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स सुझाता है। सबसे पहले हमारी जो ड्राफ्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी है, उसमें ईवी डिमांड को आफ्टर थॉट नहीं, बल्कि एक प्राइमरी वेरिएबल मानना होगा। मतलब पॉलिसी लेवल पर ही इसको फ्रंट एंड सेंटर रखना होगा। हाँ, नीति निर्माताओं को मॉडल बनाना होगा कि अगर 2047 तक 50 या 100% ट्रक इलेक्ट्रिक हो गए, तो बेस लोड कितना बढ़ेगा। दूसरा, जो हमारे मेजर फ्रेट रूट्स हैं, जैसे गोल्डन क्वाड्रिलैटरल या डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, हाँ, वहाँ तो हजारों ट्रक्स रोज चलते हैं। वहाँ इलेक्ट्रिक ट्रक्स को लॉन्च करने से पहले ही एक डिटेल्ड जॉइंट पावर मैपिंग एक्सरसाइज होनी चाहिए, ताकि ग्रिड वहाँ फेल ना हो। और तीसरी और सबसे क्रिटिकल बात, हमारे डिस्कॉम्स यानी बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की माली हालत ठीक करनी होगी। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि ज्यादातर डिस्कॉम्स तो वैसे ही हजारों करोड़ के कर्जे में डूबी होती हैं। बिल्कुल। अगर उन पर अचानक ईवी ग्रिड अपडेट करने का बोझ डाल दिया, तो वो तो वैसे बैंकरप्ट हो जाएंगे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसीलिए लेख सुझाता है कि सरकार की जो रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम यानी RDS है, जिसमें डिस्कॉम्स को फाइनेंशियल मदद मिलती है, उसमें मेरी रेडीनेस के बेंचमार्क्स को कंपलसरी जोड़ना होगा। डिस्कॉम्स को फ्यूचर रेडी बनाना ही इस पूरी चेन की सबसे अहम कड़ी है। तो ये थी हमारे ईवी ग्रिड और भविष्य की ऊर्जा जरूरतों की जमीनी हकीकत। अब एक हार्ड पिवट करते हैं। ठीक है। बिना किसी आर्टिफिशियल लिंक के हम सीधे आज के दूसरे एडिटोरियल की तरफ चलते हैं, जो करंट अफेयर्स का एक बहुत ही सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स कानूनी मुद्दा है। हाँ, ये बिल्कुल अलग दिशा है, पर उतनी ही इम्पोर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं इतिहास, धर्म और कानून की आपस में उलझी हुई कड़ियों की। तो इस सबका आखिर क्या निष्कर्ष निकलता है? देखिए, इसको समझने के लिए पहले कॉन्टेक्स्ट देखना होगा। हाँ, देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, जिसका मूल मकसद था कि आज़ादी के दिन किसी धार्मिक स्थल की जो स्थिति थी, उस पर आगे कोई विवाद ना हो। लेकिन इस क्लियर कानून के बावजूद मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजशाला कमाल मौला परिसर को लेकर हाईकोर्ट का एक हालिया फैसला कैसे आ गया? वही सवाल लेख में उठाया गया है कि ये एक्ट इफेक्टिवली वहां काम क्यों नहीं किया। इसको टेक्निकल और हिस्टोरिकल दोनों नजरियों से समझना जरूरी है। बिल्कुल। धार का ये भोजशाला कमाल मौला परिसर एक मिक्स्ड आर्किटेक्चर यानी मिश्रित वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। मिश्रित वास्तुकला मतलब दोनों धर्मों की छाप वहां दिखती है। हाँ, जहाँ सदियों से दोनों संप्रदायों का अपना अपना आस्था का क्लेम रहा है। राम जन्मभूमि आंदोलन के समय ऐसे कई विवाद उभर कर सामने आए थे। उस वक्त के आपसी टकराव को रोकने के लिए और शांति बनाए रखने के लिए 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने एक प्रैक्टिकल व्यवस्था दी थी। 2003 की व्यवस्था, उसमें क्या था? उन्होंने शेयर्ड यूज का नियम बनाया था। यानी दोनों धर्मों के लोगों को बारी बारी से उस परिसर को अपने ढंग से इस्तेमाल करने की इजाजत थी। हाँ, बिल्कुल। जैसे मंगलवार को हिंदू पक्ष को पूजा करने की और जुम्मे को मुस्लिम पक्ष को नमाज पढ़ने की। राइट? ये तो एक काफी रीजनेबल डेमोक्रेटिक कोएग्जिस्टेंस का मॉडल लगता है।
फिर इसमें सडन ये नया पेज कहाँ से फंस गया? नया पेज तब आया जब हाल ही में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में इस परिसर के असली ऐतिहासिक स्वरूप को तय करने के लिए नए आर्कियोलॉजिकल सर्वे की मांग करते हुए याचिकाएं दायर की गई। अच्छा, तो फिर से सर्वे मंगाया गया? हाँ, और 15 मई 2024 को हाईकोर्ट ने इस एएसआई के उस नए सर्वे और पुरातात्विक साक्ष्यों यानी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर अपना फैसला सुनाया। तो कोर्ट ने क्या तय किया? कोर्ट ने एविडेंस के मुताबिक इस परिसर को मूल रूप से एक हिंदू मंदिर माना और मुस्लिम पक्ष को अपनी नमाज के लिए राज्य सरकार से किसी दूसरी आकर्षक जगह की मांग करने का सुझाव दे दिया। यानी जो 2003 का शेयर्ड यूज का फ्रेमवर्क था उसे प्रैक्टिकली बदल दिया गया। जी हाँ, उसको पूरी तरह बदल दिया गया। पर रुकिए, मेरे दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही है, 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसकी वर्डिंग तो काफी स्ट्रिक्ट थी ना? बहुत स्ट्रिक्ट थी। तो वो तो स्पेसिफिकली कहता है कि 15 अगस्त 1947 को किसी भी धार्मिक स्थल का जो रिलीजियस कैरेक्टर था उसे बदला नहीं जा सकता। अयोध्या को छोड़कर बाकी सब इसके दायरे में आते थे। तो फिर कोर्ट का ये फैसला 1991 के इस स्ट्रिक्ट एक्ट के फिल्टर को कैसे बाईपास कर गया? क्या इसमें कोई टेक्निकल लूप होल है जिसका इस्तेमाल हो रहा है? जी हाँ, यही इस पूरे किस्से की सबसे कड़ी कानूनी गांठ है जिसे एडिटोरियल हाईलाइट करता है। दरअसल कोर्ट ने इस स्पेसिफिक मामले में 1991 के एक्ट को नहीं तो किसको यूज किया? बल्कि एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के एक हिस्से का इस्तेमाल किया। इस 1958 के कानून का सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 एक एक्सेप्शन क्रिएट करता है। कैसा एक्सेप्शन, जरा डिटेल में समझाइए। ये सेक्शन एंशिएंट और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स यानी प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों को 1991 के एक्ट के स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर से बाहर निकाल लेता है। मतलब अगर कोई मॉन्यूमेंट एंशिएंट है तो उस पे 1991 का रूल अप्लाई नहीं होगा? यानी अगर कोई स्ट्रक्चर एएसआई द्वारा संरक्षित है और एंशिएंट मॉन्यूमेंट की ऑफिशियल श्रेणी में आता है तो उसे इस लूप होल के जरिए 1991 के ब्लैंकेट बैन से छूट मिल जाती है। अच्छा, तो भोजशाला एएसआई प्रोटेक्टेड था इसलिए ये लूप होल लग गया। एग्जैक्टली। पर एडिटोरियल इस बात पर जोर देता है कि भले ही स्ट्रिक्टली लीगल टर्म्स में ये छूट अलाउ करती हो कि ऐसे मॉन्यूमेंट्स का सर्वे करा के उनका पिछला कैरेक्टर तय किया जा सके। हाँ, लीगल तो ये ठीक लग रहा है अगर कानून में लिखा है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली ये 1991 के एक्ट की मूल भावना यानी उसकी स्पिरिट को पूरी तरह से डिफीट कर देता है। सही बात है। जिस उद्देश्य के लिए वो कानून लाया गया था कि एंडलेस रिलीजियस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स को एक डेड एंड दिया जाए, वो मकसद फेल हो रहा है। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो ये सिर्फ एक बिल्डिंग का मसला नहीं बचता। हाँ, ये तो एक ऐसा लूप होल है जो देश भर की सैकड़ों मिक्स्ड यूज या डिस्प्यूटेड बिल्डिंग्स पर अप्लाई हो सकता है। और इस ट्रेंड में मुझे एक और शिफ्टिंग फोकस नजर आ रहा है। कौन सा ट्रेंड? पिछले कुछ सालों में सिविल सूट्स की जगह पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस यानी पीआईएल्स का बहुत इस्तेमाल होने लगा है ऐसे डिस्प्यूट्स में। आपने बिल्कुल सही ऑब्जर्व किया। पर एज अ कॉन्सेप्ट पीआईएल्स तो पब्लिक इशू के लिए होता था ना, गरीबों की मदद के लिए या एनवायरनमेंट के लिए, ना कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के लिए। तो कानूनी प्रोसेस में पीआईएल्स वर्सेस सिविल सूट्स का क्या चक्कर चल रहा है? ये बहुत गहरा पॉइंट आपने उठाया और एडिटोरियल भी इस शिफ्ट की तरफ स्पेसिफिकली इशारा करता है। देखिए, आमतौर पर टाइटल सूट या प्रॉपर्टी का मुद्दा एक सिविल कोर्ट में लड़ा जाता है। ठीक है। सिविल सूट में एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट होता है लोकस स्टैंडी। लोकस स्टैंडी यानी जो व्यक्ति केस दायर कर रहा है उस प्रॉपर्टी से उसका डायरेक्टली क्या लेना देना है। एग्जैक्टली। अगर आपका उस जमीन से कोई रिश्ता नहीं है तो आप सूट नहीं फाइल कर सकते। इसके अलावा सिविल सूट्स में लंबी एविडेंस रिकॉर्डिंग होती है, प्रोसीजरल डिलेज होते हैं और अक्सर हायर कोर्ट्स ऐसे सेंसिटिव केसेस पे तुरंत स्टे लगा देती हैं ताकि स्थिति जैसी है वैसी बनी रहे। हाँ, सिविल केसेस तो बरसों चलते हैं हमारे यहाँ। लेकिन पीआईएल्स यानी जनहित याचिकाएं एक अलग रास्ते से आती हैं। पीआईएल में तो लोकस स्टैंडी का कॉन्सेप्ट रिलैक्स्ड होता है, राइट? कोई भी कॉन्शियस सिटीजन पब्लिक इंटरेस्ट में कोर्ट जा सकता है। एग्जैक्टली। अब हो ये रहा है कि डिस्प्यूटेड मॉन्यूमेंट्स के सिविल सूट्स पे तो स्टे लग जाता है, लेकिन उसी विषय पर दायर की गई पीआईएल्स को अदालतों द्वारा सुनवाई मिल रही है। अच्छा, मतलब सिविल कोर्ट से जो रास्ता बंद था वो पीआईएल के जरिए खुल गया। हाँ, और पीआईएल फास्ट ट्रैक हो जाती है, ऑर्डर्स जल्दी आते हैं, एएसआई सर्वे डायरेक्ट मैंडेट हो जाता है। यानी जिन सिविल मुद्दों को लंबी प्रोसीजरल स्क्रूटनी से गुजरना चाहिए था, उन्हें पीआईएल के शॉर्टकट से वही परिणाम मिल रहे हैं। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। जी बताइए। जब जुडिशियल प्रोसेस इस तरह बाईपास होती है और 2019 के अयोध्या फैसले में जो प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी यानी थोड़े बहुत एविडेंस को जोड़कर एक पॉसिबिलिटी निकालना और फेथ एंड बिलीफ को आधार मानना, अगर ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बन गया तो हम कहाँ रुकेंगे? यही तो सबसे बड़ा खतरा है। एक सोसाइटी के रूप में अगर हम ये ढूंढने निकल पड़े कि पहले कौन था, तो हर सदी का अपना पहला दावेदार निकल आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। क्या हम मध्ययुगीन कॉन्क्वेस्ट्स यानी मेडिवल एरा पर रुक जाएंगे
या उससे भी पीछे जाकर एंशिएंट हिस्ट्री में बुद्धिस्ट टेम्पल्स या प्री हिंदू इरा की प्रॉपर्टी लाइन्स ट्रेस करेंगे। ये तो रिवाइंड का एक ऐसा बटन है जो कभी रुकेगा ही नहीं। ये एग्जैक्टली वही कानूनी और सामाजिक दर है जिसे लेख में अंडरलाइन किया गया है। मध्यकालीन इमारतों में थोड़ी बहुत आर्कियोलॉजिकल एम्बिग्यूटीज यानी पुरातात्विक अस्पष्टता मिलना कोई हैरानी की बात नहीं है। हाँ, इतने सालों में इमारतें बदलती ही हैं। उस वक्त के राजा और शासक बिल्डिंग्स को रिकंस्ट्रक्ट करते थे, मटेरियल्स रिसाइकिल करते थे। लेकिन आज के जमहूरी दौर में जब अदालतों के आंगन में लगातार ये मुकदमे लड़े जाएंगे कि सदियों पहले असली मालिक कौन था, तो इंस्टीट्यूट्स की न्यूट्रल इमेज पर असर पड़ता है, सोसाइटी में सामंजस्य खतरे में पड़ता है। तो ऐसे में एडिटोरियल का आखिर में क्या कंक्लूजन है? जब कानून में ही लॉपसाइडेड लूपहोल्स हों तो कोर्ट्स और सोसाइटी को क्या करना चाहिए? द हिंदू का एडिटोरियल पूरी दृढ़ता के साथ एक फिलोसॉफिकल और लीगल स्टैंड लेता है। उनका मानना है कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को पूरी सख्ती के साथ उसकी असल भावना में लागू किया जाना चाहिए। यानी लूपहोल्स को बंद किया जाना चाहिए? हाँ, धार्मिक पहचान तय करने वाले इन नए एंडलेस कोर्ट केसेस पर रोक लगनी चाहिए। पर सबसे अहम बात जो निकल कर आती है वो ये है कि एक मॉडर्न डेमोक्रेसी में सह अस्तित्व यानी डेमोक्रेटिक कोएग्जिस्टेंस को हमेशा हिस्टोरिकल ओनरशिप से ऊपर रखा जाना चाहिए। तो इसका मतलब भोजशाला का पुराना मॉडल ही बेहतर था? बिल्कुल। भोजशाला का जो 2003 का एएसआई का मॉडल था, जहां दोनों धर्म बारी बारी से इबादत करते थे, उस तरह के साझा उपयोग यानी शेयर्ड यूज को ही एक नॉर्म, एक आइडियल स्टैंडर्ड बनाया जाना चाहिए। वही ना, अतीत की तोड़फोड़ को सुधारने के चक्कर में हम आज का भाईचारा तोड़ नहीं सकते। एकदम सही बात है। तो आज हमने दो बिल्कुल अलग धरातल के मुद्दों की गहराई मापी। एक तरफ हमने ये डीकोड किया कि हमारी सड़कों पर दौड़ने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों का सच क्या है। हाँ, और डेटा ने पूरी पिक्चर बदल दी। कैसे असली बैटरी रेवोल्यूशन की जरूरत उन छोटे स्कूटरों को नहीं बल्कि उन हेवी माल ढुलाई वाले कमर्शियल ट्रक्स को है। और उन 450 TWh एनर्जी हंग्री ट्रक्स के लिए हमारे ग्रिड को डर्टी कोल पर डिपेंड रहने के बजाय क्लीन, कंटिन्यूअस और स्टेबल ऊर्जा स्रोतों की तरफ बढ़ना होगा। जैसे मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स और पम्प्ड हाइड्रो की दिशा में इनोवेट करना होगा। और दूसरी तरफ हमने डीपली एनालाइज किया कि कैसे हमारे लीगल फ्रेमवर्क में 1958 के एक्ट जैसे पुराने लूप होल्स 1991 के शांति बनाए रखने वाले कानून पर भारी पड़ रहे हैं और देश की अदालतों को इतिहास के उन पन्नों को फिर से खोलने पर मजबूर कर रहे हैं जहां आपस में सदियों के डिस्प्यूट्स लिखे हैं। ये दोनों ही मुद्दे पॉलिसी और सोसाइटी दोनों के लिए क्रूशियल हैं। आखिर में श्रोताओं के सोचने और मंथन करने के लिए एक बड़ा सवाल यही छूट जाता है, चाहे मसला आने वाले कल की ट्रांसपोर्ट और एनर्जी ग्रिड का हो या फिर देश की सदियों पुरानी विरासत की डिस्प्यूट्स को न्यायपालिका में सुलझाने का। क्या हमारे आज के कानून और नीतियां हमें वाकई मजबूत भविष्य की ओर ले जा रहे हैं या फिर हम सिर्फ अतीत की पुरानी पोल्यूटिंग टेक्नोलॉजियों और अतीत के पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स को बस एक नए कवर में ढककर दोहरा रहे हैं? विकास और शांति की असल आगे की दिशा क्या होनी चाहिए, इस पर जरूर गौर करना चाहिए। इस गहरे विश्लेषण से जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।